और हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जब स्टार्टिंग होती है तो एज़ पर एनसीईआरटी वो स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नाउ वी नो दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली those properties which help us in the comparison of metals and non-metals, and it is the easiest way to start grouping substance by comparing their physical properties. As per NCERT हम उनकी appearance के बारे में बात करेंगे और हम उनके malleability वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट द डक्टिलिटी, इसमें ज़्यादा हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं इसमें। और हम बात करेंगे अबाउट द सोनोरिटी, अबाउट द कंडक्टिविटी, अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पर मेटल्स को नॉन मेटल से एनसीईआरटी के थ्रू सेग्रीगेट किया गया है। और भी कई तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, वो भी हमारे पास हम पढ़ सकते हैं। बट ये जो मैंने अभी लिखा था ये मोस्ट कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमने यूटिलाइज़ किया है क्लास 10th एनसीईआरटी में। अगर एक्टिविटी 3.1 को देखें तो इसमें जैसे बोला गया है कि टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। एंड समझने के लिए हमने क्या करा, पहले से ही कुछ आयरन के पीसेस, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के पीसेस को ले लिया। यू कैन सी दैट ऑल दीज मेटल्स आर लाइक ग्रेइश इन कलर एक्सेप्ट द कॉपर, इट इज़ ऑरेंज मेटल। वाई call it orange metal, you can see, and sometimes its color become reddish brown, which may be due to the presence of impurities, but most other metals are basically gray in color, and the gray texture is completely different in all these cases. You can see that this grayish texture is completely different from this. So most of the metals are grayish in color, and you can say grayish white in color. Okay, so this is the case of metals where you in this case this is iron and it is copper, and this one is aluminium, and further this one is basically what we call magnesium, जो हम लैब में बर्न करते हैं जिससे एक वाइट dazzling flame प्रोड्यूस होती है। We can see that metals in their pure state have shining surface, and this property is called metallic luster. Sometimes metals के ऊपर protective coating चढ़ जाती है, that's why हमें इसको rub करना पड़ता है with the sandpaper, which you can see in the experiment that you have done in the laboratory. तो अब हम एक्टिविटी 3.2 के बारे में बात करेंगे, और इस एक्टिविटी में मेटल्स की हार्डनेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे एनसीईआरटी ने कुछ पर्टिकुलर मेटल्स को ही लिया है। जैसे किसने बोला कि टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, और बोला ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब आप ऐसे करके एक चाकू से स्टील बार्स को, जो कि आयरन के अलॉय होते हैं, उनको काट तो नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आप अगर काटने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर मुझे इन स्टील बार्स को कट करना ही है तो मैं स्टील बार्स को कट करने के लिए उनको सॉ की मदद से काटता हूँ। इलेक्ट्रिक सॉ जो हमारी होती है उसकी मदद से काटते हैं, और देखो वो चिंगारी कई सारी निकलती है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ज़्यादातर जो मेटल्स हमें दिखने को मिल रहे हैं वो जनरली क्या होता है, हार्ड होते हैं। बट क्या सारे मेटल्स इतने ही हार्ड होते हैं? क्या सारे मेटल्स को चाकू से काटा जा सकता है? कुछ मेटल्स हैं जिनको नाइफ की मदद से काटा जा सकता है, और उसके ऊपर एनसीईआरटी ने एक पर्टिकुलर पोर्शन दिया है। इसने बोला कि होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग। यहाँ पर टोंग की बात की गई है, तो टोंग इस टाइप का एक एपरेटस होता है। इस एपरेटस की मदद से हम सोडियम मेटल को पकड़ते हैं एंड उसको ड्राई किया जाता है। बोलता है कि ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में रख करके उसको ड्राई किया जाता है ताकि वो ईजिली, मतलब ड्राई स्टेट में रहे और उसको ईजिली काटा जा सके, वो अनवांटेड रिएक्शंस ना हो जाए, है ना। बोलता है पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि जब हम वॉच ग्लास पे इसको रखते हैं तो ईजिली हम इसको चाकू से काट पाते हैं। इवन हम पोटेशियम को भी चाकू से ईजिली काट पाते हैं। बट ये हार्डनेस हम जितना आसानी से सोडियम को काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उतनी आसानी से पोटेशियम को काट सके। हर एक मेटल की हार्डनेस वेरी करती है, बट जनरल केस होता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटी 3.3। तो इस एक्टिविटी में मेलिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये बोलता है टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। तो इन सभी मेटल्स के पीसेस को हमें लेना है, और बोलता है प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times with a hammer।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब किसी मेटल को के ऊपर जब हम हैमर को थ्रो करते हैं तो हैमर को मारने से वो इस टाइप की शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो मेटल्स की इस टाइप की शीट्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर बोला भी गया है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो अभी तक तो यही समझ आया कि मेटल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी, जो ये कहती है कि मेटल को हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमरिंग के बाद। क्या सारे मेटल्स के साथ ऐसा हो सकता है? तो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए ये एक्टिविटी दी गई है। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो हैमरिंग करने पर शीट्स परफेक्ट शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे मेटल्स जो प्रॉपर्टी रखते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, और वो मेटल ब्रिटल कहलाते हैं। अब ब्रिटलनेस को थोड़ा सा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी ब्रिटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हैमरिंग करेंगे अगर, तो होता क्या है कि वो पीसेस में शैटर्ड हो जाता है। एंड इसका दूसरा तरीका क्या है, मेटल्स के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम मेटल को बेंड करते हैं, तो अगर मेटल को बेंड करने पर हमें कुछ इस टाइप का अपीयरेंस आता है, तो ये स्ट्रेचिंग, ये देखो मेटल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, मेटल स्ट्रेच हो रहा है ना, ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहा है इजीली, है ना। तो यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी है इसके कारण आपको ये जो सैंपल होगा, दिस इज अ डक्टाइल सैंपल, दिस इज अ मेलिएबल मेटल। नाउ इन केस ऑफ ब्रिटलनेस यू कैन सी, ब्रिटलनेस में मेटल कितनी आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाता है। सो दिस इज अ ब्रिटल सैंपल, ठीक है। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स में से एक है। फिर हम बात करेंगे अपनी एक्टिविटी 3.4 के बारे में। ये बोलता है कि लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन योर डेली लाइफ। ओके, सो हमने अपने आसपास किस चीज़ से रिलेटेड वायर्स ज़्यादा देखी है? मैं तो ज़्यादातर कॉपर वायर्स ही देखी है अपने अराउंड। एल्यूमिनियम वायर्स भी होती हैं, है ना। और भी मेटल्स हैं जिनकी वायर्स को बनाया जाता है, बट वायर बनाते कैसे होंगे? मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कैसे करते होंगे? स्ट्रेच करते हैं उनको। तो जो एबिलिटी होती है मेटल्स की टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, एंड डक्टिलिटी के बेसिस पर ही इस छोटे से मेटल के पीसेस को भी इतनी लंबी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाउएवर ये कुछ ज़्यादा ही मैग्नीफाइड वर्जन है इस पर्टिकुलर पिक्चर का, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दैट गोल्ड की वायर्स भी बन सकती हैं, है ना, थ्रेड्स जो उनको बोल सकते हैं। सो गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो ना, 1 ग्राम गोल्ड, तो उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो 1 ग्राम गोल्ड इतना होता है, देखो दिस इज 1 ग्राम गोल्ड, तो इस 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। सोचो कि मेटल्स कितने ज़्यादा डक्टाइल होते हैं और मेटेलिक बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ना। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द कुकिंग वेसल्स। तो ये बोलता है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? कॉमनली एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं एज अ कुकिंग वेसल। पहले हम कॉपर को भी यूज़ करते थे, आयरन को भी लोग यूज़ करते थे कुकिंग वेसल के तौर पे। सो दीज आर द मेटल्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ कुकिंग वेसल। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? तो इसका रीज़न तो ये हो सकता है कि देखो पहले तो वो मेलिएबल मेटल्स हैं और उनको किसी भी शेप में हम लेके आ सकते हैं, और दूसरा वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसलिए हीट ट्रांसफ़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं करते हमारे फूड के साथ, एंड दैट्स वाई हमारा खाना इजीली पक जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 3.5 की ओर, एंड एक्टिविटी 3.5 में हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये एक्टिविटी हमें बताती है अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एंड अगर यहाँ पर आप देखो, बोलता है टेक एल्यूमिनियम एंड और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। तो हमने क्या करा, एक एल्यूमिनियम एक कॉपर वायर कुछ भी आप ले सकते हो, एंड बोलता है फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक पिन लिया और उसको यहाँ पर जोड़ दिया यूजिंग वैक्स। तो वैक्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैक्स लगा दिया, चलो मैं वैक्स के लिए यहाँ पर वाइट कलर से शो करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा वैक्स हो गया। यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि बोलता है कि हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेर इट इज़ क्लैम्प्ड। सो हमने क्या करा, एक बर्नर लिया और उसके पास ले जा करके उसको हीट करने की कोशिश करी। जब इसको हीट करने की कोशिश करी तो यहाँ से वाइब्रेशंस होंगे, और इन वाइब्रेशंस के थ्रू जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पर वैक्स तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वैक्स जो है पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो पिन यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो यही बोलता है कि हीट द वायर विद अ स्प्लिट लैम्प
or candle or burner near the place where it is clamped. So what will happen, you can see your pin will just released from the wire. What do you observed after some time? So obviously बात है कि जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी. नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट? ऑब्वियसली नॉट. मेटल वायर कैसे मेल्ट हो सकती है? मेटल वायर मेल्ट ही नहीं हो सकती. इसका मतलब कि जो मेटल वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. वैक्स मेल्ट हो गया, देखो यहाँ पे जो वैक्स था वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना. तो यानी वैक्स तो मेल्ट हो गया, वैक्स की मेल्टिंग हो गई, वैक्स तो मेल्ट हो चुका है. लेकिन जो मेटल वायर है, मेटल वायर जो भी हमने यूज़ किया है, ये आपका मेल्ट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. मेल्ट होने के लिए इसको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ये बर्नर प्रोवाइड नहीं कर सकता. ठीक है, इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है. बोलता है द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. फर्दर ये बोलता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि भाई देखो, बेस्ट कंडक्टर हमारे पास सिल्वर एंड कॉपर है, तो आप इसको याद रख सकते हो, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है. फर्दर ये बोलता है कि लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. सो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस. दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू नीड टू लर्न इट. ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. सो देखो, बोलता है डू metals also conduct electricity? Let's find out. So activity 3.6 is all about electricity. बोलता है कि set up an electric circuit as shown as figure 3.2 and place the metal to be tested in the circuit between the terminal A and B as shown. So हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई देखो एक सेटअप दिया हुआ है हमें, उस सेटअप के अंदर हमें बल्ब दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, क्लिप्स दी हुई है ना, और बैटरी दी हुई है. तो अब सब कुछ हमें दिया हुआ है. बोलता है बस यहाँ पर जो है सैंपल को इंसर्ट करना है. तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सैंपल को इंसर्ट करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सैंपल को इंसर्ट कर दिया, जैसे एक वायर को इंसर्ट किया हुआ है. तो जब तक बटन ऑफ रहेगा तब तक कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन जब जैसे स्विच ऑन हो जाएगा हमारा, ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है, दिस मटेरियल इज़ बेसिकली कंडक्टिंग इन नेचर. तो यहाँ पर बोलता है कि देखो सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर 3.2, जैसे हमने यहाँ पर करा हुआ है. बोलता है प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पर हमने क्या करा, ए और बी के बीच में यहाँ पर एक मेटल को हमने रख दिया. बोलता है डज द बल्ब ग्लो? बोलता है बल्ब ग्लो, यस बल्ब ग्लो करता है. व्हाट डज इंडिकेट? इसका मतलब कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को पास करने दे रहा है, क्योंकि बैटरी से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, है ना. तो बैटरी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ट्रांसफर होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर. सो बोलता है कि यू मस्ट हैव सीन दैट द wires carry electric current in your homes have coating of polyvinyl chloride. You can see the ये येलो, ये आपकी ग्रीन, ये रेड, ये ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है, जो अलग अलग चीज़ों को समझने में हेल्प करती है, लाइव वायर एंड ऑल दैट. बट ये जो कोटिंग होती है, दिस कोटिंग इज मेड अप ऑफ PVC विच इज़ कॉल्ड polyvinyl chloride and it is a rubber like material. Why are electric wire coated with such a substance? Because ये जो है ये ऐसा सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. एंड थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट भी होता है, तो ईजिली पिघलता भी नहीं है ना. हम नॉर्मली हम दूसरा प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा H=I²RT वाला जो फॉर्मूला है, उसके थ्रू आपने पढ़ा होगा कि I²RT के थ्रू आप देख सकते हो हीटिंग इफेक्ट. जितना ज़्यादा करंट पास होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतना हीट प्रोड्यूस होगा. तो ऑब्वियसली बात है कोई भी प्लास्टिक ईजिली मेल्ट हो जाएगा. सो हम PVC इसलिए करते हैं ताकि वो ईजिली मेल्ट ना हो. फर्दर NCERT में ऐसा बोला गया है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पियोन हैं एंड ये बेल को बजाने की कोशिश कर रहे हैं. बेल को जब बजाएंगे तो क्या इससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक बेल कुछ इस टाइप की होती है. तो बोलता है द मेटल दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस. सो ये जो सब्सटेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये जो सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ किया है, दीज आर सोनोरस सब्सटेंस, है ना. कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, है ना. तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, तो दैट्स वाई दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. ओके, नॉन मेटल्स में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, दैट्स वाई दे आर नॉट मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में.